बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महासमर का नतीजा आने में अब बस 14 घंटे बाकी हैं। इसके पहले सभी पार्टियां और नेताओं की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और जाहिर सी बात है, बढ़नी भी चाहिए भाई। 5 साल बाद ये चुनाव आता है तो IBC 24 32 घंटे की महा कवरेज करने वाला है और ये सिर्फ आपके लिए कि आप बेहतरीन ग्राफिक्स के जरिए समझ पाएं कि कौन सीट किसके पास आ रही है, कितने दल के पास कितनी सीटें गई हैं। तो अगले 32 घंटे आपको कहीं नहीं जाना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी, बकायदा संभागवार नहीं बूथवार भी जानकारी आपको हमारे संवाददाता देंगे कि कौन कितना आगे बढ़ा। यानी 64,000 बूथों तक हमारे इन्फॉर्मर हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद सरोवर आपको लेके चलते हैं। चूंकि अगले 32 घंटे हमारी टीम यही रहेगी। भव्य स्टूडियो है और यह भव्यता और दिव्यता इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना कि आप आसानी से समझ सकें, रचना, आसानी से चीजों को बेहतरीन ग्राफिक्स से। हमारी टीम वहां पर है। हमारे साथ आकांक्षा पांडे हैं स्वामी विवेकानंद सरोवर में और साथ ही साथ पुनीत पाठक है। उस स्टूडियो आपको लेके चलते हैं और जरा बताइए आकांक्षा पांडे और पुनीत पाठक कि क्या वहां पर कैसे आप दिखाएंगे नतीजे। बिल्कुल राहुल, जैसा आपने कहा कि 5 साल तक जनता ने नेताओं को सुना, नेताओं ने वायदे किए, दावे किए और प्रचार का जब शोर थमा तब आई जनता की बारी। जनता ने जब ईवीएम में इन सब के भविष्य को लॉक किया तो हमने ये भी बताया कि जनता किस तरफ जा सकती है, आकांक्षा। और न केवल ये बताया बल्कि ओपिनियन पोल्स के साथ 3 महीने के बाद जब हम एग्जिट पोल्स की तरफ गए तो 24 घंटे पहले तक हमने डिबेट इस विषय पर भी की कि एग्जिट पोल के अनुमान किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और जैसा भी आपने बताया, केवल नेताओं की धड़कनें नहीं बढ़ी हुई हैं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है कि मध्य भारत का ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, यहां अगली सरकार किसकी बनने वाली है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार या कमलनाथ की मेहनत क्या रंग लाने वाली है, और सबका जवाब आपको मिलेगा हमारे साथ में इसी ओपन स्टूडियो से, इस भव्य स्टूडियो से जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। यह है रायपुर का स्वामी विवेकानंद सरोवर, बूढ़ा तालाब के नाम से इसे हम लगातार जानते हैं। इतिहास में इस स्थान का अपना महत्व है। और इस वक्त जो मैं और आकांक्षा देख पा रहे हैं, यह सूर्यास्त हो रहा है 2 तारीख का। लेकिन जैसे ही ये सूर्य उगेगा 3 तारीख को सुबह, IBC 24 को आप लगातार अपने साथ पाएंगे। शाम ढलने तक नतीजों की रोशनी जो दिन के आधे हिस्से में हम तक आ जाएगी, बता देगी कि दरअसल किसका सूर्य बुलंद होने वाला अगले 5 वर्ष तक। तो एक एक करके अब हम आकांक्षा बताना शुरू करते हैं कि हमारे इस भव्य स्टूडियो और पूरे दिन भर 32 घंटे के महा कवरेज में हम आपको पल पल का अपडेट कहां से, किस स्थान से देने वाले हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विहंगम दृश्य है बूढ़ा तालाब का, स्वामी विवेकानंद सरोवर का। स्वामी विवेकानंद सरोवर ऐतिहासिक धरोहर स्थल है छत्तीसगढ़ की और एक इतिहास रचने की तरफ यह चुनाव है, ऐसा हर कोई मानता है। यह चुनाव किसी के लिए आसान नहीं रहा, न सत्ता पक्ष के लिए न विपक्ष के लिए, और इसीलिए हमने भी हर कठिन परिस्थिति में कभी अपने दर्शकों का साथ नहीं छोड़ा। आकांक्षा, सबसे पहले हम दिखाते हैं, मैं अपने दाएं पक्ष का पूरा हाल आपको बताता चलूंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, यह स्वामी विवेकानंद सरोवर रायपुर का, और इसी जगह के ऊपर आपको जल क्रीड़ा के बीच में, पानी के बीच में कई सारी बोट्स के ऊपर डिजिटल टीम, हमारी IBC 24 की डिजिटल टीम, डिजिटल आर्मी कहूंगा मैं, वो आपको नेताओं से पल पल का अपडेट और हर अपडेट पर उनके एक्शन रिएक्शन ये बताने वाली हैं। इसी दायां साइड पे डिजिटल टीम का एक पूरा वॉर रूम भी तैयार है। और IBC 24 जो मेगा कवरेज करने जा रहा है, महा इलेक्शन है ये, और हम गारंटी ले रहे हैं कि चाहे नभ हो, थल हो या जमीन हो या फिर जल हो, हम हर जगह से अपडेट अपने दर्शकों को बताएंगे। तो 32 घंटे का महा कवरेज आप देखिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। जैसा कि पुनीत जी ने बताया, डिजिटल टीम तैयार है, हम तैयार है और हमारा वॉर रूम तैयार है। अभी तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज का वॉर रूम सुना होगा, लेकिन IBC 24 ने भी दिन रात मेहनत की है, क्योंकि सबसे तेज
सबसे सटीक, सबसे फास्ट नतीजे आपको सिर्फ और सिर्फ पहुंचाएगा IBC 24, क्योंकि इसीलिए सवाल कहा जाता है ना, आपका चुनाव मतलब IBC 24। बिल्कुल। और ये इसलिए क्योंकि हमारी टीम अथक परिश्रम बिना कई घंटे से सोए इस स्टूडियो को, इस भव्य मंच को तैयार करने में जुटी रही। मैं चाहूंगा कि एक बार हम और इस पूरे मंच की खुली तस्वीर आपको दिखा सकें। मैं PCR से कहूंगा कि आप हमारे इस पूरे मंच को खुले तौर पर सबको दिखाएं। ये देखें आप, जो दो बड़े भव्य LED हैं, इनके ऊपर आप नतीजों की सबसे फास्ट और स्पष्ट तस्वीर देख पाएंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। साथ ही साथ ये जो काउच हैं, जो सोफे लगे हुए हैं, इन पर आप उन नेताओं को बैठा हुआ पाएंगे जो जिम्मेदार हैं जीत या हार के, जो वो चेहरे हैं जिनको चुनने को लेकर लगातार हमने उनके कैंपेन्स को सुना, उनकी बातों को सुना और चुन भी लिया। लेकिन अब नतीजों पर वो क्या कहते हैं, यही जवाब लेंगे। यही जवाब लेंगे, भले ही वो जीत रहे हो, हार रहे हो, लेकिन जवाबदेही IBC 24 ही तय करता है। और वो इस बार आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद सरोवर से। तो भव्य यहाँ पर हमने तैयारी कर रखी है, पुख्ता तैयारी कर रखी है। सुबह 6 बजे से तो आप कल देखेंगे ही लगातार मेगा कवरेज, हर पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज से भी हम शुरुआत कर रहे ये हैं। 32 घंटे शुरू हो चुके हैं, जो अभी आकांक्षा कहना चाह रही हैं। और अभी इसी घंटे से हर घंटे आपके लिए एक प्रश्न भी है जो आपको लाखों के इनाम जिताएगा। और हर घंटे आपके लिए चुनाव से जुड़े हर पहलू का एक नया हिस्सा, एक अभिनव हिस्सा हमने तैयार किया है। हर एंगल से चुनाव आप देखेंगे, हर एंगल से मतगणना आप देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, इस घंटे हम आपको क्या खास बताने वाले हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं इस वक्त आपको लिए चलूंगा अपने स्टूडियो। सीधे स्टूडियो राहुल के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने स्वामी विवेकानंद सरोवर से लाइव स्थिति के बारे में बताया कि वहां पर 32 घंटे हमारी कवरेज कैसे चलने वाली है। तो जाहिर सी बात है, देखिए एग्जैक्ट पोल जो EVM पे नतीजे आते हैं, यानी जो कल आएंगे, जाहिर सी बात है उस पर तो लगातार कवरेज होगी। लेकिन एग्जिट पोल रचना जो भी जनता से ही पूछे जाते हैं, लेकिन भाई उसमें करोड़ों लोगों का मैंडेट आता है, इसमें लाखों लोग रहते हैं अगर ओवरऑल सैंपल देखें। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही है। छत्तीसगढ़ में तमाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या क्या अब तक दिए हैं आंकड़े, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। बेहतरीन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया ये बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 40 से 50, यानी अगर देखा जाए मैक्सिमम नंबर अगर देखें रचना, तो दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में है, चूंकि बहुमत के आंकड़े को पार कर रहे हैं। अदर्स को 1 से 5 दे रहे हैं। और अगर जन की बात को देखें तो ये 34 से 45 और कांग्रेस को 42 से 53 दे रहे हैं। यहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अदर्स 3 है। और अगर इंडिया टीवी का सर्वे देखें तो 30 से 40 और 46 से 56 कांग्रेस को और 3 से 5 अदर्स को। बिल्कुल इसी तरह से राहुल, एबीपी सी वोटर की अगर हम पोल की बात करते हैं तो देखिए उन्होंने बीजेपी को 36 से 48 का अनुमान जताया, तो वहीं 41 से 53 जो है वो कांग्रेस को आती नजर आ रही है। रुझान ये कहते हैं। वहीं 4 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में भी एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में सामने आई है। ये बिल्कुल क्लियर आप देखिए, एबीपी सी वोटर के जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे 36 से 48 बीजेपी को, 48 बीजेपी को, तो वहीं 41 से 53 यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। अदर्स का खाता उसी तरीके से है। तो ये पोल है, हालांकि एग्जिट पोल है, आप कुछ ही घंटे बाकी है और कुछ ही घंटों के बाद जो है वो एग्जैक्ट नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक अच्छा पैनल जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों से ही बातें करेंगे हम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के ही हमारे पास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी हमारे गेस्ट जो है राहुल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल उन सभी से बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इस बारे में जो एग्जिट पोल आया है इसके बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। जिस प्रकार वोटों का परसेंटेज बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस आधार पे हम 52 से 55 तक मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उतने सीट पे आगे। एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। जिस प्रकार वोटों का परसेंटेज बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस आधार पे हम 52 से 55 तक मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उतने सीट पे आगे। तो देखिए रचना, दोनों कॉन्फिडेंट है। पूर्व मुख्यमंत्री भी कॉन्फिडेंट है
और जो वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे राहुल जो है वो जरूर नजर आ रहा है कि पूर्व सीएम जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि देखिए एग्जिट पोल हमें कितनी बढ़त बता रहा है। दूसरी तरफ अगर सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो उनका कहना है कि एग्जिट पोल तो आने दीजिए, लेकिन हम वही बहुमत जो सरकार है वो बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है, अब मध्य प्रदेश का आंकड़ा देख लेते हैं। अब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा आ गया है एग्जिट पोल में। यहां पर आज तक एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है इसमें 140 से 162, यानी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। तो यहां पर इस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग सरकार बन गई है और कांग्रेस जैसे दावे कर रही थी उससे बहुत पीछे है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस एग्जिट पोल के आधार पर कह रहा हूं, एकदम क्लियर बात कह दे रहा हूं। इंडिया टीवी और CNX का देखेंगे तो 140 से 159, यानी यहां भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और कांग्रेस 109 और 125 की स्थिति में, यानी सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस भी है। अब देख लीजिए, आज तक एक्सेस माई इंडिया का आंकड़ा आ गया है। बिल्कुल, एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े की अगर हम राहुल बात देखते हैं तो देखिए किस तरीके से इसके भी आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही फेवर में नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से तो हम सभी वाकिफ हैं, लगातार हम जो आंकड़े हैं वो देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, अब जरा चर्चा की और हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब 32 घंटे का महाकवरेज जो है वो शुरू हो चुका है और अब लगातार हर घंटे हम अलग अलग मुद्दों पर इसी तरह से पैनल से चर्चा करेंगे। इस आर में हम बात करेंगे एग्जिट पोल पर। मैं और राहुल और हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत। और ब्रिज गोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश की नब्ज, राजनीति की जो नब्ज को पकड़ने का काम किया है रमेश वर्मा जी, आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमने उनको भी आमंत्रित किया है, बड़े दिनों बाद IBC 24 पर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। राहुल, हम छत्तीसगढ़ का रुख करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम जरा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या रिएक्शन दिया एग्जिट पोल पर वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात, दोनों कॉन्फिडेंट हैं। अभी तो फिलहाल दोनों कॉन्फिडेंट पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं बस, लेकिन कुछ ही घंटे बचे हैं। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा चंद्रशेखर शुक्ला जी। जो स्थिति आपकी 2018 में थी उससे थोड़ा कम दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, और भारतीय जनता पार्टी आपको कड़ी टक्कर दे रही है, और एक आध दो एग्जिट पोल में तो वो आगे भी है आपसे। नहीं राहुल जी, लगभग 6 या 7 एग्जिट पोल आपने दिखाया है। किसी भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 45 के ऊपर आप दिखा पाने में सभी, एक में 46 है। हाँ, एक आध किसी में होगा, गलती से आ गया होगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा तकलीफ है। और लगभग सभी में एक समानता जो है 50 के ऊपर कांग्रेस को बता रही। लेकिन मैं इससे दोनों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए एग्जिट और एग्जिट में हमेशा जमीन आसमान का अंतर। हम लोग जमीनी कार्यकर्ता, हमने जमीन पर राजनीति की, हमने देखा है जब भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कमोकस हमेशा ये, और आज मैं एक अखबार भी पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया सवेरे, तो उसमें भी दिखाया कि एग्जिट पोल का जो सही होने का जो प्रतिशत है वो 67 से 70% के बीच होता है। मतलब 30% के आसपास वो गलत होते हैं, और यही 30% में बहुत उठल पुथल हो जाता है। हम पहले भी बोलते थे 75 पार, ठीक है, हो सकता है थोड़ा कुछ कम हो जाए, लेकिन हम एक आसानी से एक बहुत अच्छा बहुमत लेके आ रहे हैं। जैसे कि आकांक्षा जी ने कहा, मैं जल थल और नभ से बोल रही हूं, तो मैं कह रहा हूं, मैं पांचों तत्वों के साथ मिला के बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि हम 60 को पार करेंगे और एक कंफर्टेबली बहुत अच्छी सरकार बनाएगी, क्योंकि लोगों का कांग्रेस के ऊपर और कका भूपेश बघेल के ऊपर भरपूर भरोसा है। हमें अपने कामों पर भरोसा है, लोगों का जो प्रेम स्नेह व्यवहार मिला और जो कांग्रेस ने काम किया,
इसके साथ हम बहुत आसानी से बड़ा अच्छा बहुमत फिगर लेके आएंगे। चंद्रशेखर जी, आपने एक बात कही कि एग्जिट और एग्जैक्ट में फर्क होता है और जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट फिगर्स ही हो, वो हम भी जानते हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते हैं, इससे उलट पुलट भी कई बार रिजल्ट जो होते हैं वो आते हैं, ये भी आप ही कह रहे हैं। तो कितने आश्वस्त है आप इससे कि आपके फेवर में ही ये पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे? ये भी तो हो सकता है कि अगर ये ही एग्जैक्ट में नहीं है तो बढ़त जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाए, ये भी तो हो सकता है। नहीं रचना जी, एक तो एग्जिट हमेशा ही अनुमान के विपरीत आते हैं। आज तक हमने देखा, देखिए आप अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन जो भी होता है कुछ हजार लोगों की भावनाओं को पूछना शहर में और करोड़ों मतदाताओं के बीच जाके उनका मतदान कराना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए मैंने तो हमेशा यह महसूस किया, देखा है कि एग्जिट और एग्जैक्ट में जमीन आसमान का अंतर आता है। हमने कर्नाटक में देखा, छत्तीसगढ़ में 2018 में तो कोई भी नहीं मानने को तैयार था कि कांग्रेस की सरकार आएगी इस बहुमत के साथ। आप लोग तो 60 के ऊपर बताया करते थे, सारे टीवी चैनल्स और सारे रिपोर्टर्स, लेकिन कांग्रेस की 70 सीटें आई। तो निश्चित तौर पर आप अभी देखिएगा, अभी आप जो 50 हमको दे रहे हैं, कल इसी समय तक आप हमको बधाइयां देते नजर आएंगे, हमारे साथ आप मिठाई खाते नजर आएंगे और निश्चित तौर पर पटाखे फोड़ते नजर आएंगे। कल हम भी 60 पार करके आपको मिठाई खिलाएंगे। हमारे साथ भाजपा से कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत ही गहराई से समझते हैं। तो राम अवतार जी, मेरा आपसे ये सवाल है, देखिए जो एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए हैं, कुछ महीने पहले तक जो बीजेपी कहीं नजर नहीं आती थी, ये कांग्रेस ही कहती थी कि कहीं नजर नहीं आ रही, वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है और एक तरह से बीजेपी के जो लोग हैं एग्जिट पोल से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया? और इस एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा ग्राफ से नीचे गई है जो 2018 के नतीजे थे, तो वहीं बीजेपी ने बहुत ही एक उछाल लीड लिया है। एग्जैक्टली। देखिए, पूरे सर्वे में अब अलग अलग चीजों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जाना चाहिए कि भाजपा ने गेन कितना किया, तिगुना पाना, और उसमें परसेंटेज, वोटा परसेंटेज सब में बढ़ा हुआ दिख रहा है, सीटों का फैसला बहुत दिख रहा है, और जो 2-3 महीने तक हम लोग मानते थे कि एक तरफा है, वो कड़े मुकाबले में दिख रहे हैं, नजदीक का मुकाबला दिख रहा है। तो आप अगर खेमे में देखेंगे, भाजपा खेमे में आत्मविश्वास उतना ही है, केंद्रीय नेता तो उनके यहाँ टिके हुए हैं, और जो फील्ड से भी खबरें आ रही है अलग अलग इलाकों में, वो लोग जैसा समझ रहे हैं कि बस्तर और सरगुजा हम मार लेंगे, बस्तर में सीटें बराबर की आ जाएगी, सरगुजा में ज्यादा सीटें आ जाएगी, और मैदान में उनको शंका है। एक्चुअल मैदान कौन मारेगा इस चुनाव में? कल जो आएगा ना, जो मैदान को मारेगा इस बार वही सत्ता में उस बार, यानी बस्तर और सरगुजा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस्तर और सरगुजा में जो सीटें हैं वो एकदम से, अभी तक इसके पहले ना एक तरफा भाजपा को, एक तरफा कांग्रेस को मिलता था। पिछला चुनाव भी देखिए उसका, और पिछला चुनाव देखिए। इस बार जो आ रहे हैं, संभावित जो आ रहे हैं, अलग अलग आकलन आ रहे हैं, उसमें कोई नहीं कह रहा है, दोनों भी खुलकर, ये बंद कमरे में भी नहीं बोल रहे हैं कि हमको एक तरफा मिलेगा, दोनों टक्कर में 19-20 रहेंगे, ये कहना है दोनों पार्टियों का। तो वहां पर बड़ा मुकाबला नहीं दिखता। बड़ा मुकाबला मैदानी इलाके में, जहां 70-60 सीट है, 60 सीट है, उन सीटों पर किसके समीकरण अच्छा बैठे हैं, वो आदमी आगे जाके सरकार बना लेगा, ऐसा है। और अगर आप 5 साल का इतिहास देखेंगे तो भूपेश बघेल की राजनीति जो मैदान पे ज्यादा रही, क्योंकि मैदान धान का इलाका है, मैदान जो है ज्यादातर धान के इलाके संबंधित है, उन इलाकों में किसान का इलाका है, उन इलाकों में उन्होंने राजनीति की है, तो उसको विश्वास ज्यादा है कि जो चंद्रशेखर शुक्ला जी बोल रहे हैं, जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, उनका ये है कि हमने इस पर राजनीति एक लाइन में आपने ये कहा राम अवतार जी कि जो मैदान में मैदान मार लेगा वही सरकार, जीत उसी की होगी, सरकार वही बनाएगा। तो रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ है, चूंकि भाई मध्य प्रदेश तो 90 के बजाय 230 विधानसभा वाला राज्य है, तो उसकी भी बात तो होनी ही चाहिए। रमेश जी, जो ये जितने भी एग्जिट पोल आपको दिख रहे हैं, 6-7 जो भी एग्जिट पोल आए हैं, क्या वो सच्चाई के आसपास हैं? ग्राउंड पर भी वही स्थिति है? एग्जिट पोल हम देखेंगे तो एग्जिट पोल में एक दूसरे में सीटों का इतना ज़्यादा अंतर है कि उसमें से किसी न किसी की तो सच्चाई मिलेगी ही। किसी ने भाजपा को हराया है, किसी ने कांग्रेस को जिताया है, तो किसी न किसी की तो सच्चाई मिलेगी। लेकिन अगर हम ज़मीनी सच्चाई देखें तो ज़मीनी सच्चाई में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत से यहाँ पर जोर लगाया हुआ है, और जो जोर लगाया हुआ है तो कहीं ना कहीं पिछले बार के परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर आना है इसको।
और ये अंतर दो कारणों से आना है। एक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना और मोदी का इफेक्ट डाला है खास तौर से, और खुल करके राम मंदिर की उन्होंने चर्चा की है, इसका निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम पर इसका भी प्रभाव पड़ना है। एक तो इसका प्रभाव दिखेगा आपको परिणाम पर, और दूसरा कांग्रेस ने जो जातिवादी जनगणना का उन्होंने पांसा फेंका, और न केवल उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की बल्कि उन्होंने उम्मीदवार भी ऐसे उतारे हैं खासतौर से ओबीसी में या कांग्रेस के भाजपा के उम्मीदवारों पर, वो कहीं ना कहीं वोट को बांट सके। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने नरेंद्र तोमर के खिलाफ नरेंद्र तोमर को ही उतारा, मतलब किसी तोमर समाज के ही व्यक्ति को उतारा, तो ये जो इस तरीके से है तो ये बहुत मुकाबला ऐसा है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर मुझे पिछली बार दिखी और जो मैंने लगभग कहा, मेरा अनुमान है, सत्य तो कह नहीं सकते, कि कहीं ना कहीं मतदाता इस बार उतना मुखर नहीं था जितना अक्सर चुनावों में होता है। हालांकि नगरीय क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने खुल करके बातचीत की, पार्टी के कार्यकर्ता भी खुल करके बातचीत कर रहे थे। ऐसे कार्यकर्ता भी मिले हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी, लेकिन आम मतदाता साइलेंट था। और आम मतदाता की जो चुप्पी है वो मतदान। रमेश शर्मा जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि मतदाता जो था वो साइलेंट था, क्योंकि मैं खुद 38 जिलों में ग्राउंड पर गया और जनता से बात किया, ग्रामीण जनता से भी बात किया और शहरी जनता से भी बात किया। मध्य प्रदेश के टोटल 38 जिलों में मैं खुद गया हूं। अवनीश बुंदेला जी, देखिए जो बीजेपी की बढ़त दिख रही है, अगर रमेश शर्मा के अकॉर्डिंग माने, वो कह रहे हैं कि गैप बहुत ज्यादा है, 20-20 सीटों का अंतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री और राम मंदिर, ये 3 मुद्दा उनका चला है। राहुल जी एक बात समझें, ट्रेन नंबर 4040 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, आने की संभावना है और आ चुकी है। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि कल फिर से आपके यहाँ बैठ के चर्चा करनी है नतीजों के साथ। आज हम इस पर मतलब जो आपके जो एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा लगता है चर्चा करना, एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन आप एग्जिट पोल को अगर ध्यान से देखें तो अपन 2 राज्यों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को आप देख लें पूरे 5 राज्यों में बढ़त है। मध्य प्रदेश की ही अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में तो सॉलिड आप खुद बता रहे हैं कि हम जीत ही रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ देखिए एक तरफा कहीं नहीं है। देखिए आज तक का सर्वे जो है, मैं नहीं मानता, आज तक के सर्वे के बाद एक्सिस इंडिया के बाद जो उसके बाद एक बवंडर हुआ, एक गुप्ता जी करके कोई व्यक्ति हैं और राहुल कंवल करके एक व्यक्ति, जो पूरे में एक वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में देखा कि हाँ इन्होंने गड़बड़ी गलत आंकड़े पेश किए हैं। मतलब उससे कहीं ना कहीं एक बड़े संस्थान की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, स्पष्ट तौर पे दिखा है। और आप देखें, आपके यहाँ देख रहा हूं, हमको जैसे एबीपी दिखा जिता रहा है, जन की बात वो जिता रहा है, आप देखें सी वोटर सर्वे हमको जिता रहा है। तो ये आप देखें एक तरफा मुकाबला बिल्कुल नहीं मध्य प्रदेश में। और मैं तो आपका साधुवाद देता हूं IBC 24 का कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत जुटाई कि आज इतना अच्छा एग्जिट पोल दिखा रहे कि देखिए हमको 137 बता रहे एबीपी सी वोटर सर्वे। मैं राहुल जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपके पूरे कार्यक्रम का अभिनंदन करता हूं कि आपने कम से कम इस सच दिखाने की हिम्मत की, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सच का गला घोंटा जा रहा है पिछले 18 साल में, और ये चुनाव से उसे उन्हीं मुद्दों पर लड़े गए, दलित आदिवासी सर सच का गला घोटा जा रहा है, बेरोजगार, तो आप कोई कमजोर थोड़ी है। और पूरे देश में कांग्रेस सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर कहीं है तो 96 मध्य प्रदेश में है, तो आपको रोकना चाहिए था। फिलहाल अवनीश जी, मुझे ब्रिज गोपाल लोया जी के पास भी जाना है। देखिए ब्रिज गोपाल लोया जी, अवनीश जी तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हाँ बोल लीजिए, कह लीजिए। अरे नहीं, मैं राहुल जी इतना निवेदन कर रहा था कि मोदी जी की बात जो चल रही थी कि मोदी जी के नाम पर चौड़ा, MP के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी। अब मुझे बताएं, मोदी जी के नाम पर कितने चुनाव हारोगे आप? बंगाल हारे, आप पंजाब हारे, आप हिमाचल हारे, आप मतलब आप देखें कर्नाटका हारे, कई सारे चुनाव हारे। ठीक है, मतलब कई हारे भी हैं। मोदी आपके आंकड़े ठीक हो सकते हैं। चुनाव के अब ब्रिज गोपाल लोया जी जरा ये बताइए, देखिए गंगा मैया विसर्जित कर देगी। अवनीश बुंदेला जी को तो कहीं से भी इस एग्जिट पोल में कोई यकीन नहीं है। हालांकि उन्हीं के साथी हैं दूसरे राज्य से, चंद्रशेखर शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि आमतौर पर एग्जिट पोल 68 से 70% तक सही होते हैं। वो वही कह रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के हैं, वो मान रहे हैं आमतौर पर ज्यादा प्रतिशत जो होता है वो सही का है। लेकिन वो ये मान रहे हैं कि बिल्कुल इसमें बहुत गड़बड़ी है
और क्या कितने चुनाव और आप हारेंगे एक चेहरे के साथ? नहीं, देखिए राहुल जी, दो बातें हैं, आप पहले समझ लीजिए। हम इस एग्जिट पोल के नतीजों को हम भी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करते हैं। ये नहीं है कि हम कहीं हार रहे हैं तो भी हमें उसे स्वीकार है और जीत रहे हैं तो भी उतना ही स्वीकार्यता है हमारी, क्योंकि हर किसी का काम करने का एक अलग तरीका है। कौन किससे मिला, किससे जानकारी ली, वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। परंतु जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 3 चीजों पर आधारित है। एक, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, दूसरा मध्य प्रदेश में हुए विकास और जन कल्याण के काम, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ के कार्यकर्ता की सक्रियता। इन 3 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। और एक बात मैं और कहता हूं, केवल विश्वास होना एक बात है, परंतु विश्वास के साथ उसका आधार होना दूसरी बात है। बिना आधार के विश्वास व्यक्त करना भ्रम कहलाता है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम में है और इस भ्रम से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो विश्वास है तो अपने कामों पर कीजिए कि 15 महीने की सरकार आपकी जो बनी थी उसने वादा खिलाफी की, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, और उन तीनों तबकों ने आज आपको इस चुनाव में उसका नतीजा दे दिया है। और वो नतीजा जब कल खुलेगा तो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल की तुलना से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये हम अपने काम के आधार पर बात कर रहे हैं, ये हम अपने नेता, नीति और नियत तीनों के आधार पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता था, ना नीति थी और ना नियत थी। इन तीनों के अभाव में कांग्रेस किस आधार पर ये कह सकती है? अवनीश जी, आपके पास ब्रिजगोपाल लोया जी के अकॉर्डिंग कुछ था ही नहीं, ना नेता, ना नीति, ना नियत। ये बीजेपी के प्रवक्ता के अकॉर्डिंग है भाई, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपका जवाब भी ले लेना चाहता हूं इस पर। ये राहुल जी बड़ा हास्यास्पद है। भाजपा के नेताओं के पूरे देश में, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश की बात कर लें, शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा, BD शर्मा, इनके आप बयान उठा के देख लें, 90 में से 95 बयान सिर्फ कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और गांधी परिवार पे टारगेट करते हुए आते। इसके अलावा इनके पास कोई, अगर आप कह रहे नेता नहीं है तो फिर आप इनको टारगेट क्यों करते हैं पूरे टाइम? देखिए साहब, हम तो साफ कहते हैं कि हमने चुनाव मूल मुद्दों पर लड़ा। और आज देखिए, और एक बात तो राहुल जी, मैं कहीं भी एग्जिट पोल को ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, जो आपने कहा ना, शायद मेरी बात आप समझ नहीं पाए। मैं इतना कह रहा हूं कि भाजपा एग्जिट पोल के मामले में बड़ी डिप्लोमेटिक है। जब जहां हार रही होती है तो अरे बोले ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा। हम जब कर्नाटक के एग्जिट पोल आ रहे थे, हम जीत रहे थे और भाजपा कहीं नहीं थी, तब ये कह रहे थे आप एक काम कर लें, अभी इनके नेताओं के बयान सुन लें, तेलंगाना में कह रहे एग्जिट पोल के कोई महत्व नहीं है, तो ऐसे ही है। और जब ये जीतते हैं तो शिवराज जी अभी हल्के नहीं एग्जिट पोल इशारा करते। तो मैं साफ कहता हूं कि साहब एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी जो शुक्ला जी कह रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ वाले कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट में काफी अंतर होता है। तो मेरा निवेदन है हम कुछ घंटों इंतजार और कर लें और अभी स्वस्थ रूप से हम चर्चा करें कि हमने चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा और भाजपा ने चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा। हम तो साफ कहते साहब, हमारे कमलनाथ जी का चेहरा, उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, खुले तौर पर कहा। आप बताएं 18 साल के मुख्यमंत्री को आपको क्यों निकालना पड़ा? आपने क्यों कहा MP के मन में मोदी? मतलब आपने भी, भाजपा ने ये स्वीकार किया कि शिवराज जी एक असफल मुख्यमंत्री हैं, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करवाने वाले मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी को चप्पलों से पीटने वाले मुख्यमंत्री हैं, महाकाल लोक परिषद में भ्रष्टाचार करने वाले मुख्यमंत्री हैं, कारामबाग में पैसा खाने वाले मुख्यमंत्री हैं और सड़कों में पैसा खाने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह भोपाल की बात करें, यहाँ 2-2 फ्लाईओवर बने, जो अभी कांग्रेस समय के फ्लाईओवर चेतक ब्रिज आज भी खड़ा है, 35 साल पुराना। अच्छा रमेश जी, ठीक है, आपकी बात हो गई सर। अब वरिष्ठ पत्रकार से भी तो बयान आ जाना चाहिए। तो रमेश जी, हालांकि दोनों लोग एग्जिट पोल पर यकीन नहीं कर रहे, आपने भी कहा कि मैक्सिमम अंतर बहुत ज्यादा है। भाई जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, 20-20 सीटों का अंतर है। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं शर्मा जी, कि क्या इस बार सत्ता विरोधी लहर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है? चूंकि एग्जिट पोल में जो दिखने को मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कम से कम एक बात क्लियर है, इस एग्जिट पोल के आधार पर सत्ता विरोधी लहर तो देखने को नहीं मिली है। आपका क्या मानना है?
देखिए, मोटे तौर पर सत्ता विरोधी लहर कहीं कहीं दिखी है देखने को, इसमें कोई शक नहीं, कहीं कहीं दिखी है। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक समूह ऐसा था जिसको लगता था कि यार एक आध बार विपक्ष में बैठे हैं, ये बिल्कुल ये ध्वनि को दिखाई दी है। लेकिन फिर भी जो आक्रामक प्रचार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे उन्होंने दबाने की कोशिश की। और जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो शिवराज जी का, ये मेरा आकलन है, सत्य का मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, कि शिवराज जी का जो चेहरा उन्होंने पीछे किया है, तो मुझे लग रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है सत्ता को लेकर के, और जिसका नुकसान उनको 2018 में हुआ था, उसके वजह से ही उन्होंने शिवराज जी का चेहरा पीछे किया। और महीनों पहले उन्होंने 8 केंद्र स्तर के बड़े नेताओं को यहाँ उतार करके उम्मीदवार घोषित कर दिया और उनको एक जवाबदारी दी कि जिन जिन क्षेत्रों में उनको उम्मीदवार बनाया है वो कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि वो पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखें। और वो लोकसभा क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 64 विधानसभा क्षेत्रों की उन 8 को जवाबदारी दी। इसके अलावा एक और उन्होंने जबरदस्त रणनीति की कि जो 2 किस्तों में उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए, उसमें 76 उम्मीदवार 76 ऐसे थे जो हारी हुई सीटों के उम्मीदवार थे। तो ये जो रणनीति उन्होंने की, इस रणनीति में राज्य सरकार को थोड़ा पीछे किया, केंद्रीय मुद्दों को, केंद्रीय नेताओं को जो आगे किया, उससे जो सरकार विरोधी लहर या इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, उससे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब इसका कितना लाभ कांग्रेस उठा पाएगी ये तो अब कल पता चल पाएगा जी। लेकिन एग्जिट पोल भी लोगों के बीच ही किया गया है और ये बात तो है, आमतौर पर मैंने भी रिसर्च किया है कि तकरीबन 60% के ऊपर सही बैठता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति रचना जी क्या है, जरा वो भी आप जानिए। छत्तीसगढ़ की स्थिति पर भी हम बात करेंगे और इस वक्त में हमारे पैनल में एक और गेस्ट ऐड हुए हैं, मैं उनको भी मुखातिब करा दूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी पे हैं, अपनी बात रखेंगे। और जिस तरह से राहुल हम जो बात कर रहे थे, जो बीजेपी और नहीं, एक चीज तो स्वागत कीजिए, लेकिन विलंब से आए संजय जी, क्या अभी से लग रहा है क्या कि बड़ा कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है, विलंब से आने लगे आप? देखिए राहुल जी, कहा जाता है हिंदुस्तान में कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, हाँ, उसी संज्ञा में मैं आया हूँ। दुरुस्त कल कुछ घंटे ही बाकी हैं, अब कितने दुरुस्त है वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन राहुल, जैसा हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के भी जो बीजेपी और एमपी, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही गेस्ट हैं, एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि ये है बीजेपी जो है वो मुद्दों पे लड़ रही है। अगर आप गौर फरमाएं तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह पर बीजेपी ने सीएम फेस बिल्कुल भी सामने नहीं किया, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। संजय जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि तीनों ही प्रदेशों में एक तरह की स्ट्रैटेजी और तीनों ही प्रदेशों में आप देखिए सांसदों को उतारा गया, बड़े चेहरों को उतारा गया, लगता है कि इस बार चुनाव में ये पूरा काम कर जाएगा और एग्जिट पोल में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, लगता है कि ये काम कर गया है। देखिए रचना जी, मैं परिणाम के पहले इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव तो आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं सरकारें चली जाती हैं, लेकिन बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है और एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत, और हम जनता के लिए किस तरीके से बेहतर तरीके से जाएं और 5 सालों के अंदर में हम जनता के लिए क्या काम कर पाएं, इस रणनीति के साथ में बहुत पहले से हम अपनी तैयारी को प्रारंभ करते हैं। और आपने जिस बात का उल्लेख किया कि बगैर चेहरे के, जो हमने निश्चित तौर पर, और इसका उल्लेख मैं इसलिए भी करना चाहूंगा कि 2003 में भी जब हम यहाँ पर चुनाव में आए थे, जब हम सरकार में आए थे, तब भी हम बगैर चेहरे के आए थे। कांग्रेस हम पर सवाल करती रही हमेशा, इस चुनाव में भी घेरने की कोशिश की, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि 2018 में आपने चेहरा क्यों नहीं उतारा, उस दिन से वो सवाल बंद हो गए थे। जहां तक 2023, चूंकि अब बहुत चंद घंटे बचे हैं जब परिणाम हम सबके सामने आएंगे, देखिए जैसा कि आपने कहा कि मुद्दों के साथ में, देखिए अब जब जनता के बीच में हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए हम तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो मुद्दे तो निश्चित रूप से होने चाहिए कि हम सामने वाली जो पार्टी है या सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, हम उससे बेहतर क्यों हैं, हम आम जनता के लिए क्या विषय लेकर जा रहे हैं, हम महिलाओं के लिए क्या विषय लेकर जाएंगे, हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रदेश की जनता के लिए हम क्या लेकर जा सकते हैं, और इन कमियों को भी हम सामने लाते हैं। यदि सरकार में अपोजिशन है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी, यदि भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इन 5 वर्षों में उन्होंने क्या वादे किए, इन वादों को भी हम याद दिलाते हैं, क्योंकि वादों के आधार पर यह पार्टी बनी थी। और इन 5 वर्षों में क्या कमियां रह गई, उन कमियों को भी हमने बहुत तरीके से रखा है और जनता उस पर हां पे हां मिलाई
और आज जो शुक्ला जी? जो 4 महीने, 1 मिनट सर, जो 4 महीने पहले तक ये कांग्रेस कहते थे कि बीजेपी कहीं है ही नहीं दौड़ में, आज हम सरकार बनाने की स्थिति पर खड़े हैं। और ये हम सबके लिए उपलब्धि की बात है कि जनता ने हमारे मुद्दों को स्वीकार किया। जनता ने भूपेश बघेल की सरकार को बहुत बेहतर तरीके से स्वीकार नहीं किया और लगभग कांग्रेस निराशाजनक स्थिति पर खड़ी है। आपके जो आपने जो बयान दिया इसमें विरोधाभास मुझे दिखा। एक तो आपने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार थी और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति में खड़े हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आपके साथ नहीं होगा, ये आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए सरकार बनाने की स्थिति में देखिए राहुल जी, मैं क्या बोल दूं आपके चैनल में, कल क्या हो। ओके, सुनिए ये बातें हैं, बातों का क्या मतलब? ये मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। अच्छा। आधे में अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, मैं कहूं चिल्लाऊं, ये 75 कर रहे हैं, अभी इनके 75 का दावा एग्जिट पोल में भी समाप्त हो गया। और डॉक्टर मन सिंह जी ने सवाल किया, 75 कल तक कह रहे थे, अब 40-45 पर संघर्ष कर रहे हैं एग्जिट पोल में भी। तो यह स्थिति हम कांग्रेस जैसे हाहाकार नहीं है या हम हास्यास्पद स्थिति में नहीं खड़े होने देना चाहते। लेकिन मैं ये दावे के साथ में कहता हूं, मैं याद दिलाया ना कि कांग्रेस हमको कहती कि 15 नहीं आएंगे, 20 नहीं आएंगे। हम सरकार बनाने की स्थिति पे खड़े हैं और कल जब परिणाम पूर्णता आएगा, जनता का जब वोट खुलेगा सामने, हम बहुत बहुत क्लियर, जैसे 50-52 से हमने ज्यादा नहीं कहा, 50-52 सीटों के साथ में हम इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाएंगे। खड़े हैं सरकार बनाने की स्थिति में चंद्रशेखर शुक्ला जी। उधर अवनीश बुंदेला जी भी कह रहे हैं, अब ब्रिजगोपाल लोया जी लाख दावे करें, ये तो अवनीश बुंदेला जी कह रहे हैं कि भैया सरकार हम ही बनाएंगे, रुक जाइए थोड़ी देर। राहुल जी, हम तो खड़े हैं, ये बैठ गए हैं। अच्छा, ये क्या वाकई? अभी तो हालांकि सभी बैठे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप बैठ गए हैं। हताशा, निराशा, परेशानियों की वजह से देर आए और विलंब से आए। नहीं, दुरुस्त नहीं आए, देर आए और विलंब से आए। देखिए 75 और भारतीय जनता पार्टी के सपनों की जो अर्थ है वो कल अर्थी उड़ जाएगी। ये इनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो एक सबसे बड़ा तथ्य था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं था। नकारात्मक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करी थी, जैसे सिर्फ झूठे आरोप प्रत्यारोप। इनके पास युवाओं के लिए क्या था, किसानों के लिए क्या था, नौजवानों के लिए क्या था, उद्योग के लिए क्या था, कोई नीति नहीं थी। 15 साल शासन करने वाली सरकार इस हताशा में लड़ रही थी। इनके केंद्रीय नेतृत्व ने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया। इनके एक भी नेता ऐसे नहीं थे प्रादेशिक स्तर के जिन्होंने अपना विधानसभा छोड़ के किसी और जगह जाके प्रचार किया। केंद्रीय नेतृत्व के इनको और इनके नेताओं को, यहां तक कि ना अरुण साव निकले, ना विजय बघेल निकले, ना रमन सिंह निकले, ना ब्रिजमोहन निकले, अजय चंद्राकर और नारायण चंद्र जैसे लोग तो हताश निराश थे कि स्वयं की सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। और कंबोकस यही स्थिति, मैंने आपको कहा ना, आपका एग्जिट पोल जो बता रहा है सबको, सभी में कांग्रेस को बहुत बता रहा है, लेकिन जब कल एग्जैक्ट आएगा तब कल आप हमारे साथ फटाके फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे और हम 60 के पार बहुत आसानी से जाएंगे। सर, आप 60 के पार जाइए या बीजेपी, हम क्यों पटाखे फोड़ेंगे और हम क्यों हमारे में खुशी मनाएंगे? सीधी सी बात आप है। हमारे में मिठाई फोड़ के मिठाई खाएंगे, आप सरकार हमारी खुशी में शामिल होंगे, हम तब मिठाई खाएंगे। सुन लीजिए, जब आप दोनों सत्ता में आएंगे और जो वादे किए पूरा निभा देंगे। अवनीश बुंदेला जी ने जो वादा किया और ब्रिजगोपाल लोया जी ने जो वादा किया, संजय जी ने जो वादा किया, छोटे से ब्रेक का वक्त है। प्रदेश का भी मैं रुख करूंगी राहुल, लेकिन उसके पहले हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ब्रेक पे जाने के पहले चर्चा कर रहे थे। और राम अवतार जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछली बार की अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो पिछली बार इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाया था वो घोषणा पत्र कहीं ना कहीं काम कर गया था। इस बार आप किस पार्टी के घोषणा पत्र को बैलेंस देख रहे हैं, किसका ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है एग्जिट पोल में, खासतौर पर क्योंकि दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र की बात करें तो काफी कुछ सिमिलरिटी भी नजर आ रही है, ऐसे में किसका ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है आपको? देखिए, दोनों की जो घोषणा पत्र है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक है बस, कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक नई चीज है, वो कर्ज माफी, जो एक नई बात दिखी है। बाकी कर्ज माफी तो पिछली बार भी थी, पिछली बार नहीं, इस बार जो भाजपा के दोनों के आए हैं, इस बार भाजपा ने जो जारी किया है, उसमें जो है एक नई चीज जो कांग्रेस में थी वो एक कर्ज माफी थी, जो उसको इस समय थोड़ी सहारा दे रहा है। कितना देता है ये अलग बात रहेगा। ठीक है। दूसरा एक और जो चीज है, जैसा इन्होंने KG2 फ्री दिया है, परीक्षा दिया है, वो महिलाओं पे दोनों ने दिया है, जो वनोपज पे दोनों ने कहा है। तो दोनों की जो योजनाएं हैं, अगर आप देखेंगे घोषणा पत्र के अनुसार, तो भाजपा इस बार घोषणा पत्र जारी करने की स्थिति में थी। तो उनका जो पिछले बार का परेशान थे, वो धान को लेकर, बोनस को लेकर, वो सब गलतियों को खत्म करने की कोशिश करते हुए इस बार धान का समर्थन मूल्य देने की कोशिश की,
और पिछला पैसा भी देंगे कहा। तो एक तरह जो गांव किसान की जो बात होती है, महिलाओं की बात होती है, तो उस मुद्दे पे वो करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जो भाजपा का घोषणा पत्र आया वो आगे जाके भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा संकेत रहेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, क्योंकि महिलाओं पे, किसानों पे दोनों राज्यों में दिया गया है। और जो KG2 फ्री जो दिया गया है वो तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो दिया गया है उसी को मध्य प्रदेश में लिया और राजस्थान में भाजपा ने लिया है। तो आगामी समय जो चुनाव आएंगे, युवाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, महिलाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, किसानों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, एक बड़ा चीज जो उभर कर अभी देखना, जैसे चुनाव परिणाम कल से आएगा, परसों से जो राजनीति होगी जो वो किसान, गांव और महिलाओं पे होगी, उसका वोट कौन खींच कर ले जाएगा। तो इसी मुद्दे पे यहां पर भी जो पिछले बार नहीं कर पाई थी भाजपा, इस बार की। तो एक तरह से ये कांग्रेस का मुद्दा था। इस मुद्दे पे आने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने, लोकल नेता लगातार दिल्ली नेतृत्व को विश्वास में लेकर उसको शामिल कराया, तब आज लड़ाई की स्थिति में और सत्ता के करीब पहुंचने की जो स्थिति, चलिए लड़ाई की स्थिति में आप ये मान रहे हैं। लेकिन रमेश शर्मा जी, एक छोटा सा आपसे जवाब मैं चाहूंगा। जो ये एग्जिट पोल है, अगर इसमें देखें, संभागवार भी देखें तो हर संभाग में बीजेपी लीड कर रही है। क्या वाकई ग्राउंड पर ऐसी स्थिति है? चूंकि अवनीश जी बिल्कुल इस बात को मानने के तैयार नहीं है, तो ये हर संभाग में आगे दिख रही है, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे महाकौशल हो, कई संभागों में। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम इसकी तुलना 2018 से करें तो 2018 से करें तो बिंद और बुंदेलखंड मिलाकर के कुल 56 सीटें हैं। 56 सीटों में भाजपा को 1-2 सीट, मेरे अनुमान में 2-4 सीट कम हो सकती हैं। इन 56 सीटों में बिंद में 1-2 सीट कम हो सकती है, बुंदेलखंड में कम हो सकती है। लेकिन इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी मेरे अनुमान में मालवा क्षेत्र में कर लेगी। इंदौर और उज्जैन संभाग का जो क्षेत्र है वहां इसकी भरपाई कर लेगी। महाकौशल का जो क्षेत्र अगर हम देखें, जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ मैं दोनों पार्टियों में लगभग बराबरी की टक्कर महसूस कर रहा हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखें 19-20 में भारतीय जनता पार्टी को एक कदम आगे महसूस कर रहा हूँ। और भोपाल रीजन के जो 25 सीटें हैं इसमें भाजपा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मुझे एक आध कदम भाजपा थोड़ा सा आगे दिख रही है कांग्रेस से। तो लेकिन अगर 2018 की तुलना में भाजपा कंफर्टेबल स्थिति में रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए, आपने जो बात कही है इसका जवाब अवनीश बुंदेला जी से और ब्रजगोपाल लोहिया जी से लेंगे सीधे। जानना चाहता हूं, चलिए एग्जिट पोल में दोनों मेहमानों से जान लेता हूं। मेहमान तो बहुत सारे, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। फटाफट ये जानते हैं कि आप अगर आगे हैं एग्जिट पोल में तो आपकी सबसे बड़ी योजना या सबसे बड़ी घोषणा कौन सी काम आई? अवनीश बुंदेला, शुरुआत में आपसे करूंगा। राहुल जी, सबसे पहले तो इस एग्जिट पोल में हमने ये देखा कि हाईएस्ट कांग्रेस को या बीजेपी को कितना मिल रहा है। लेकिन जो आज तक के सर्वे में हमने ये नहीं देखा है ये बीजेपी को 40 से 162 दे रहा है। मतलब आप बताएं, अगर 40 से 162 दे रहा है तो उसके मायने क्या हैं? इस पर आप सबसे बड़ी बात आप समझें। तो आप ये समझे राहुल जी कि ये एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में काफी फर्क रह रहा है, पहली चीज। बाकी जो आपने कहा सबसे बड़ी योजना, आप देखें राहुल जी, हमने अपना वचन पत्र 17 अक्टूबर को घोषित कर दिया था, लेके आ गए थे जनता के बीच में। और उसके बाद देखें भारतीय जनता पार्टी को हमसे 25 दिन लेट उन्होंने घोषणा पत्र 13 तारीख को उन्होंने घोषित किया। तो ये बताता है कि उनकी कैंपेनिंग चूंकि सरकारी खर्चे पे चल रही थी, खूब कैंपेनिंग की, लेकिन उनके कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में, खासकर उनकी स्ट्रेटजी में कंफ्यूजन लगा, कॉपी पेस्ट लगा। आप देखें, उन्होंने कभी धान और गेहूं के एमएसपी को छुआ नहीं 18 साल में। हमने जैसे ही कहा उन्होंने उसको कॉपी किया। तो ऐसी कई सारी योजनाएं थी जिन्होंने हमारी कॉपी की। और सबसे बड़ी बात राहुल जी, एक हास्यास्पद बात यह है कि लाडली बहना योजना शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि 10 तारीख आ रही, अब 3000 रुपए मिलने वाले हैं, और पूरे पोस्टर लगवा दी 3000 के। लेकिन जब वो वचन पत्र आया उनका संकल्प पत्र, तो उसमें वो सिर्फ 1250 ठीक है। तो इससे कॉपी पेस्ट कह रहे हैं, खराब हुई। ब्रजगोपाल लोहिया जी वो कह रहे हैं कि शुरुआत हमने सारी चीजें की, हाँ भाई, और बीजेपी ने उसे कैप्चर कर लिया। सुनिए सर समय कम है, हम लोग सब बंधे हैं। अवनीश जी, आप भी जानते हैं समय थोड़ा सा कम है, ब्रजगोपाल जी को भी टाइम दे दूं। ब्रजेश भाई, आप सोचे हम विपक्ष में थे, हमने 1500 रुपए महीने का तो जनता ने मैं राहुल जी,
मैं राहुल जी आपसे एक छोटा सा आग्रह करता हूं कि आज जनता समझदार है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है जिसमें आप और हम रह रहे हैं। आज ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कह क्या रहे हैं, आप घोषणा क्या कर रहे हैं, आप वादे क्या कर रहे हैं, आप उसको वचन नाम दे रहे हैं, जो देना चाहें दें। महत्वपूर्ण तो यह है कि जब आप सरकार में रहते हैं तब डिलीवर क्या करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरे देश में फिसड्डी रही है और आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपको मालूम है कि किस तरह राजस्थान में भी कर्ज माफी का वादा किया था और 19,450 किसानों की जमीनें कुर्क कर दी। ये मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि कांग्रेस चुनाव के पहले घोषणाएं कुछ करती है, वादे कुछ करती है और काम कुछ और। मध्य प्रदेश की बात में ये कह रहे हैं कि जो घोषणाएं हैं नहीं, मैं तो आपको केवल इसलिए बता रहा हूं करते हैं मध्य प्रदेश का किसान ये देखता है कि जहां आप सरकार में 5 साल रह चुके, भाजपा के वक्ता ने स्वीकार कर लिया कि वो झूठे वादे सिर्फ जुमले होते हैं। कांग्रेस की स्थिति है कि आप चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कर दिया कि जुमले करते हैं। वो संशय का बादल 2003 से जब बना हुआ था, ना 2003 में पूरे हुए, ना 8 में, ना 15 में, ना 18 में। तो निश्चित तौर पर भाजपा के घोषणा पत्र में लोगों को भरोसा नहीं था और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के नेताओं में खासकर भूपेश बघेल की नीति में देखिए राहुल जी, पूरी भरोसा था। लोग मुझे ऐसा लग रहा है तो भरोसा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, एक यही नारा, देखिए ऐसा मुझे लग रहा है राहुल जी, देखिए एग्जिट पोल जो सभी के कांग्रेस के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता कल शाम को 5 बजे से ज्योतिष का काम प्रारंभ करेंगे। चलिए ज्योतिष का सुनिए ये हमारा घोषणा पत्र में लोगों को आप लोगों के साथ और चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। हमने तो 1 शॉट में 3 तारीख को घोषणा पत्र जारी किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, ब्रजगोपाल जी, अवनीश बुंदेला जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी और राम अवतार जी और संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।